बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीनल फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बुक पे देखते हैं कि बुक पे हमारे क्या बना हुआ है। तो ये आ गई हमारी बुक। ठीक है। और ये बुक ओपन हो गई। अब हम सबसे पहले मैं आपको बुक से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। ये है, यहाँ से आपकी फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है और ये पेज नंबर है 631। पेज नंबर है 631 और यहाँ से फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तकरीबन हम काफी दफा इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं आपको एक दफा साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले भी होगा और आज और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मैनिटोल पढ़ेंगे, उसके बाद असीटाजोलामाइड हेल्थ एंड लूप डायूरेटिक्स है, इसकी दो टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो सब आपने अपने साथ एक दो कलर्स के पॉइंटर्स लाजमी रख लेने हैं, क्योंकि आपने इस बुक पे काफी चीजें लिखनी है। ठीक है, आज मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा फार्माकोलॉजी के साथ साथ, वरना आपको ये जो भी लिखा हुआ है ये जल्दी समझ नहीं आएगा, सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। समझ तो आ जाएगा लेकिन सही आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसने आपके सामने जो डायग्राम शो हो रही है, इसमें उसने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है? दिस इज ग्लोमरुलस। ठीक है, ये क्या है? ग्लोमरुलस है। और ये क्या है? उसकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाईजान एक लूप ऑफ हेनले होती है, जो कि किस में होती है? जो कि मेडुला में होती है। जो कि कहाँ पे होती है? मेडुला में होती है। और मेडुला में क्या होती है? एक डिसेंडिंग, जो नीचे आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद मैंने कहा था कि जो सेकंड, उसके बाद क्या होती है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। उसके बाद क्या होती है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं या कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, इसमें काफी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मैं चीजें आपको बताऊंगा काइंडली आपने उसको, पहले हमारी जो ड्रग है डेट इज मैनिटोल। तो पहला तो हम आपने आपका काम ये हो गया, पहला तो काम आपका ये होगा कि आपको मैनिटोल आनी चाहिए। मैनिटोल का नाम आना चाहिए। ठीक है, मैनिटोल क्या है? एक ड्रग का नाम है। ठीक हो गया। अब हम जरा एक पेज क्रिएट करते हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपने इसमें मैनिटोल को करना कैसे है। तो जो जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा उसको आपने बुक पे लिख लेना है, आपके बहुत काम आएंगी वो। ठीक हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारी ड्रग है डेट इज मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? सबसे पहले तो हम देख मैनिटोल को पीछे छोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यार हमारे पास डायूरेटिक्स क्या होता है। ठीक है, डाईयूरेटिक्स क्या होता है? तो डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है? डाईयूरेसिस के ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। अगर एक पेशेंट है, अगर हम उसको डायूरेटिक देंगे तो उससे उससे क्या आएगा? उससे पेशाब ज्यादा आएगा, उसको यूरिन ज्यादा आएगा। तो ये क्यों होता है? इट इज डायूरेसिस, इसको हम डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? पेशाब का ज्यादा आना। और डायूरेटिक्स को किसको कहते हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। ये तो हो गई सीधी सीधी बात। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास जो डायूरेटिक्स है वो कितने किस्म के हैं। तो सबसे पहला जो डायूरेटिक है जो अभी हमने पढ़ना है, दैट इज योर ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ओस्मोटिक का मतलब क्या होता है? हम माशाल्लाह 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि यार ओस्मोसिस क्या होता है। तो ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कि अगर पानी ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो हम कहते हैं ओस्मोसिस कहते हैं, ड्यू टू सल्यूट। ओके। अब सबसे पहला जो हमारा है दैट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक। और ऑस्मोटिक डायरेटिक में सबसे जो मशहूर है जमाना हमारे पास ड्रग है, दैट इज योर मैनिटोल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैनिटोल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? मैनिटोल कहते हैं। तो पहला काम तो आपका ये होगा कि यार आपको ना मैनिटोल का नाम याद होना चाहिए कि मैनिटोल क्या बला होती है। तो मैनिटोल क्या है? एक ओस्मोटिक डायूरेटिक है। अब डायूरेटिक से आपको ये पता चल जाए कि यार ये ऐसी ड्रग है जो कि हमारी यूरिन प्रोडक्शन को क्या करेगी? ज्यादा करेगी। दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे जो हमने आज पढ़नी है, दैट इज योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहाँ कहाँ पे होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट न्यू है तो उनको भी समझ आनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर लूप डायूरेटिक्स। दैट विल बी योर लूप डायूरेटिक्स। तो आज हम 3 डायरेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक पेज पीछे से रहता है तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तकरीबन 1 घंटे की क्लास करते हैं और 1 घंटा कल लगाएंगे तो आपकी फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो लूप डायूरेटिक्स क्या होता है? लूप डायूरेटिक। अब सबसे पहले हम टाइम वेस्ट करते हैं, सब टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको जितनी दफा मैंने मैनिटोल मैनिटोल बोल दिया आपको याद हो जाना चाहिए कि मैनिटोल क्या होता है। तो मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अब इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होते हैं जो सबसे मशहूर है दैट इज मैनिटोल। लेकिन आप अपनी बुक पे लिख लें एक और भी डायूरेटिक होता है, वो भी ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। और लेकिन उसको हम खास यूज नहीं करते, उसको हम बहुत कम यूज करते हैं और वो आप अपनी बुक पे लिख लें, दैट इज ग्लाइसरीन आइसोसरबाइड। ठीक है, ग्लाइसरीन आइसो आइसोसरबाइड। ठीक है, आपने इसका नाम लाजमी सुना होगा, आइसोसरबाइड, ग्लिसरीन आइसोसरबाइड। उसके बाद ये इसको ना बहुत रेयर यूज, इसके आगे लिख लेंगे इसका रेयर यूज है। ओके, हमारे पास दो दो आपको ड्रग्स मैंने बता दिए कि एक मैनिटोल होता है, एक ग्लिसरीन होता है। अब क्या होता है?
अब आपने जो चीजें याद रखनी है, सर इट इज सेम थ्रो विच वी मेजर एक्स, यस यस डॉक्टर दनार, ये वही है जिससे हम ईसीएफ मेजर करते हैं। ओके, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं कि यार ये करता क्या है। तो फर्ज करो कि ये क्या है, ये आपकी ना एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। ये क्या है, ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल से थोड़ा सा पीछे आए और मैनिटोल, मैनिटोल को मैं बताता हूँ याद रखने के लिए, किसी ने गुस्सा नहीं करना, सिर्फ जस्ट फॉर फन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये एक ना बड़ी प्यारी सी रशियन लड़की है, जो मैनिटोल है, ये एक बहुत प्यारी क्या है, रशियन लड़की है। और हम पढ़ चुके हैं कि जो सोडियम और जो हमारा वाटर है वो क्या है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ऐसी है ना, मैंने आपको कई दफा बताया कि भाई वाटर क्या है, बॉयफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड उसकी क्या है, सोडियम है। जिस तरफ गर्लफ्रेंड उसके पीछे पीछे हमारा बॉयफ्रेंड चला जाता है। लेकिन ये जो हमारा है ना मैनिटोल, ये जो क्या है, मैनिटोल है, मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, एक बहुत प्यारी रशियन लड़की है। और माशाल्लाह जो अब हमारा वाटर है ना, वाटर कहाँ आ गया, किर्गिस्तान पे आ गया। अब जैसे ही ये मैनिटोल को देखता है तो वाटर इसकी तरफ ना बड़ा अट्रैक्ट होता है। वाटर क्या है, बॉय है, तो एक लड़का है, तो वाटर क्या करता है, मैनिटोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मैनिटोल के बारे में आपने ये याद रखना है कि मैनिटोल जहां भी जाएगा, अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ये जहां से भी गुजरेगा ना, ये पानी को अपने साथ अट्रैक्ट करता जाएगा, इसकी ये प्रॉपर्टी है। जहां से गुजरेगा, जहां से भी गुजरेगा, ये वाटर को क्या कर देगा, अपने साथ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे रशियन लड़की बाजार में घूमेगी तो लड़के उसके पीछे पीछे जाएंगे, मतलब कि लड़के क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा। अब फर्ज करें ये एक ब्लड वेसल है और ये क्या है, हमारा वाटर है। फर्ज करें एक बंदा है, उसको अडीमा हुआ पड़ा है, और ये क्या करेगा, जब मैनिटोल इसको अट्रैक्ट करेगा तो जो वाटर ईसीएफ में था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था, वो कहाँ आ जाएगा, हमारे मैनिटोल के पास आ जाएगा। जब हम मैनिटोल करेंगे आईवी, और मैनिटोल के आगे लिख लें, इसको हम ना आईवी देते हैं, इंट्राविनस देते हैं, इंट्राविनस देते हैं। ओके, अब जहां जहां से हमारा मैनिटोल गुजरेगा, क्या करेगा, इसके पीछे पीछे इसके बॉयफ्रेंड आ जाएंगे, मतलब वाटर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो फर्ज करें कि दिस इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज योर ग्लोमरुलस, ठीक है, इस ऐसे ही है ना ग्लोमरुलस, और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। उसके बाद क्या है, दिस इज योर बोमेन कैप्सूल, और ये क्या है, हमारी पीसीटी है। उसके बाद लूप ऑफ हैंडे है, और ये आपकी लूप ऑफ हैंडे आ गई, ठीक है, और ये क्या है, डीसीटी है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है। अब थोड़ा सा गौर से समझना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैनिटोल को हमने आईवी पुट किया, हमारी बॉडी में मैनिटोल गया आईवी। अब जहां जहां से मैनिटोल गुजर रहा है, आपने याद रखना है कि ये क्या है, एक बहुत प्यारी रशियन लड़की है। जहां जहां से मैनिटोल गुजरेगा, उसके पीछे 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 वाटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रशियन लड़कियां वो लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि मैनिटोल हमारा वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब फर्ज करें मैनिटोल ने काफी ज्यादा पानी इकट्ठा कर लिया है, तो मैनिटोल अब कहाँ पे आ जाएगा, हमारी किडनी में आएगा। जब हमारी किडनी में आएगा मैनिटोल, जब हमारी किडनी में मैनिटोल आएगा, तो इसके साथ पानी पानी भी आ रहा है। तो जब पानी आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो मैनिटोल होता है, ये क्या कर देता है, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। पहली बात, मैनिटोल की वजह से क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक, ये पानी को अट्रैक्ट करता है। जब पानी इसके साथ आता है एफरेंट आर्टियोल में, और जब जब ये किडनी में पहुंचता है, तो ये रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है, पहली बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जब हमारा रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हमारी जीएफआर भी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। फिल्टर भी ज्यादा होगा ब्लड, जब फिल्टर भी ज्यादा ब्लड होगा, तो क्या क्या होगा, अब क्या होगा कि एक तो पानी बहुत ज्यादा पीछे से आ रहा है, तो हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा होगा। जब पानी उसमें बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो फर्ज करें, ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, इसमें भी पानी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो मैनिटोल है, जो रशियन लड़की है, जब वो यहाँ से गुजर रही है, तो अपने साथ पानी को लेके आ रही है, तो पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है। ओके, ये तो होगी अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो मैनिटोल होता है, इट सक्स वाटर ऑन इट्स वे। मैं इसको लिखता हूँ, आप अपनी बुक पे लिख लेना, फिर आपको याद रहेगा। जो मैनिटोल होता है, ये क्या करता है, सक करता है, ठीक है, सक्स, सक्स वाटर, ठीक है, सक्स वाटर ऑन इट्स वे, ठीक है, ऑन इट्स वे, मतलब जहां जहां से ये गुजरता है, ये क्या करता है, अपने साथ अट्रैक्ट करता रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रीनल ब्लड फ्लो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसकी आप आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद अब ये जो क्या है, जो मैनिटोल होता है ना, इसको हम ऑस्मोटिक एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं, देखो, जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं इसको ग्रीन से बनाता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यार, जो आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, इसने पानी को बाहर निकालना होता है। इसने पानी को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। मतलब जब पानी नीचे उतरता है ना, जब पानी नीचे उतरता है, तो जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज फ्रीली परमेबल वाटर। मतलब कि जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी, वो कहाँ पे होनी थी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होनी थी, नॉर्थ बंदे में। लेकिन अब पीछे से इतनी ट्रैफिक आ गई है, पीछे से इतना पानी आ गया है कि पानी को रीअब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिलता। पानी इतना ज्यादा आ गया है, मतलब जीएफआर इंक्रीज होने से जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो इतनी भर गई हैं कि जो हमारे ये जहां से डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से पानी ने बाहर निकलना था, वो नहीं निकल पा रहा।
जो वो नहीं निकलेगा, जब वो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारा जो पानी है वो किसके अंदर रहेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रहेगा। ऐसे ही है ना, समझ आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम। तो ये मैंने इधर लिख दिया कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, हम चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि यार जो आपका सोडियम और वाटर है ना, ये क्या है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। कि तरफ हमारी गर्लफ्रेंड होगी, इस तरफ बॉयफ्रेंड होगा, उसी उसके पीछे उसके क्या होगा, उसके पीछे उसका ऑपोजिट जेंडर होगा। अब क्या है, फर्ज करें कि पानी पानी ट्यूब्यूल्स में ज्यादा है, तो जरा मुझे बात सारे बंदे बताएंगे कि क्या सोडियम रीअब्जॉर्ब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जल्दी बताएं। सोडियम रीअब्जॉर्ब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। डॉक्टर जोहा कह रही है नहीं होगा, तो यह सोडियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो गई है, और हमारे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हुई है, कम हो गई है। दो चीजें हमने अभी तक सीखी हैं। टोल से क्या होगा कि एक तो हमारा वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो यूरिन के रास्ते बाहर चला जाएगा, गटर में चला जाएगा। और जो सोडियम है वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वो भी बाहर चला जाएगा। दो बातें अभी तक सिर्फ हमने सीखी हैं। उसके बाद, अब जो ये चीजें तो हो गई सीधी सीधी। अब इसमें देखते हैं कि जो आपका मैनिटोल होता है, जब हम मरीज को मैनिटोल देंगे तो क्या होगा, उसमें अगर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर आपका वापस ब्लड में आ रहा, तो क्या होगा, वाटर के क्या हो जाएगा, वाटर लॉस। मतलब कि जो पानी है वो किस में चला जाएगा, गटर में चला जाएगा। ऐसे ही है ना। और अगर सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो क्या होगा, सोडियम लॉस। ऐसे ही है, दो चीजें हमने कही कि अगर हम मैनिटोल देंगे तो हमारी बॉडी में जो पानी का लॉस होगा और सोडियम का लॉस होगा, सोडियम लॉस और वाटर लॉस। इसको आपने इस तरह लिख लेना, वरना ये अगले दिन ही आपको भूला होगा। अगर आपको अपने ऊपर बहुत मान है ना कि भाई मैं बड़ी टॉप हूँ, मुझे हर चीजें याद रहती हैं, तो आपको याद नहीं रह सकता। आपको एक दो दिन बाद ये सारा मैकेनिज्म भूला होगा, इसलिए लाजमी अपनी बुक पे लिख ले। ओके, हम आगे चलते हैं। अब ना, अब क्या होगा, फर्ज करो कि एक बंदे को मैंने क्या दिया, मैनिटोल दिया। ठीक है, एक बंदे को मैंने क्या दिया, मैनिटोल दिया। जब मैंने मैनिटोल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें क्या होगी, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है कि जो हमारा यूरिन है वो ज्यादा बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वाटर लॉस हो रहा है तो यूरिन ज्यादा बनेगा। प्लस इसके साथ उसको क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम भी लो हो रहा है। तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है कि आपका जो सोडियम है वो लॉस हो रहा है, सोडियम बाहर गटर में जा रहा है, और ब्लड में सोडियम की कमी हो चुकी है। ये दो बातें आपने अगर लिख ली हैं और आपको समझ आ गई तो समझ लें आपको मैकेनिज्म ऑफ मैनिटोल समझ आ है। आपकी बुक ने क्या क्या वर्डिंग लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक दफा। आपकी बुक ने भाईजान ये वर्डिंग लिखी है कि सबसे जो मैनिटोल है, इट इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, इट इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। उसके बाद उसके बाद क्या करता है, ये ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। तो जाहिरी सी बात है, अच्छा, ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को ये कर देता है, बढ़ा देता है। जो मेरे पास 2022 वाला एडिशन इस लिखी हुई है कि जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। जरा मुझे बंदे बताएं कि जिनके पास पुराना एडिशन है उसमें ये बात इंक्रीज लिखी हुई है या डिक्रीज लिखी हुई है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत है या सही है। जो पुराना मेरे पास एडिशन है उसमें इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है। तो सुमीना कह रही है इंक्रीज लिखा हुआ है। जी जल्दी बताएं। अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें बात सुन ले। जो आपका ये है ना मैनिटोल, ये आपका है ट्यूबुलर फ्लूइड। ठीक है, ट्यूबुलर फ्लूइड। तो अब जरा मुझे आप सारे अकल से अपनी बताएं कि क्या, अगर मेरा वाटर ज्यादा आ रहा है किडनी में, रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो जो ट्यूब में ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा होगी, कम होगी, जल्दी बताएं। ये फिर मैं आप बल्कि आप ही बताएंगे कि ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। यस, डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं कम होगी। तो मेरे ख्याल से ये कम होगी। ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है फर्स्ट एड पे। बाकी आप अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक मैंने देखा है और मैंने चीजें सीखी हैं, मुझे ये लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन फर्स्ट एड में गलतियां बहुत कम है, तो आप इसको और ज्यादा कंफर्म कर सकते हैं किसी अच्छे बंदे से। ठीक हो गया। हाँ, इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी, जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होती है, और जो ट्यूबुलर ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको आप लिख लें कि ये कंट्रावर्जियल है। इसको मतलब डिफरेंट बुक्स पे डिक्रीज लिखा हुआ है, किसी पे इंक्रीज लिखा हुआ है। जो मैंने पुराना एडिशन देखा था 2018 का, उसमें ये डिक्रीज लिखा हुआ है। खैर, जो इसको आप ना छोड़ दे, इसको काट दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जो सामने मैंने लिखा है ना, अगर आपको ये दो बातें समझ आ गई तो समझ लें आपको सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि यूरिन फ्लो को ज्यादा करता है। यूरिन फ्लो को क्या करता है, ज्यादा करता है। और इंट्रा क्रेनियल और इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। और इसको हम सीखते हैं कि ये क्या होता है। अब जरा मुझे शाबाश यहाँ यहाँ तक बताएं कि मैनिटोल का मैकेनिज्म समझ आ गया कि मैनिटोल क्या है, एक बड़ी प्यारी रशियन गर्ल है, और पीछे पीछे क्या है, उसके बॉयफ्रेंड जाते हैं, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं।
ओके जी, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। ये थोड़ा सा इसमें ना टेक्निकल पॉइंट था, वो मैंने आपको समझा दिया है, आगे बातें आसान है। अब आगे हम बात करते हैं। मैनिटोल हो गया। अब उसके बाद जो आपने चीजें सीखनी है कि इसमें सबसे पहले आपको नाम आ गया, डेट इज मैनिटोल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया, दूसरी हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे आपको क्या आना चाहिए, उसका क्लिनिकल यूज आना चाहिए। ठीक है, उसका क्या आना चाहिए, क्लिनिकल यूज आना चाहिए, कि इसको हम क्लिनिकली कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकली सबसे पहले हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ग्लूकोमा में। ठीक है, ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा का किसी को पता है ग्लूकोमा क्या होता है, बहुत मशहूर है। इसके आगे लिख रहे हैं सफेद मोतिया। आपने सुना होगा जो 50 क्रॉस करते हैं या 55 क्रॉस करते हैं, तो उनकी आंखों पे एक सफेद मोती नजर आ रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, सफेद मोतिया जी। इसकी आंखों में क्या है, सफेद मोतिया है। उसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, फर्ज करो कि ये आपकी आंख है। ठीक है, आपकी आंख है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना अच्छा, जो आपकी आंख है ना, जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो इसके होते हैं दो चैम्बर होते हैं, इंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। अगर तो यहाँ पे आपका एक ना फ्लूइड पैदा हो रहा है। मैं आगे आके आपको पढ़ाता भी हूँ। एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अगर तो उसमें क्या हो जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब देखो, ये ना एक फ्लूइड पैदा हो रहा होता है आपके चैम्बर, आंख में एक फ्लूइड पैदा हो रहा होता है। और अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब वो फ्लूइड बाहर भी जाना है ना, वापस भी जाना है। अगर उस फ्लूइड की क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं जी इस बंदे को क्या हो गया, सफेद मोतिया हो गया। कि उसकी ना आंख में क्या होता है, एक फ्लूइड जमा हो जाता है, वो सफेद कलर का नजर आ रहा होता है, उसको हम पढ़ेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी में। लेकिन फिर आपने ये याद रखना है कि मैनिटोल को हम क्या करते हैं, मैनिटोल को हम यूज करते हैं टू ट्रीट ग्लोकोमा। ग्लोकोमा को कैसे ट्रीट करते हैं, कि जब हम मैनिटोल देंगे, तो मैनिटोल क्या है, एक बड़ी प्यारी रशियन गर्ल है। जब ये क्या करेगी, जब ये आंख यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, जो हमारी आई है, ठीक है, यहाँ से गुजरेगी, तो ये क्या करेगी, वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगी। जिससे क्या होगा कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, इंट्रा आईओपी, इसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ग्लूकोमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोमा के लिए हम मैनिटोल दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है कि जो मैनिटोल है, इट डिक्रीज इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है, इट डिक्रीज इंट्रा क्रेनियल प्रेशर को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे करता है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है, कि फर्ज करो कि ये क्या है, आपका ब्रेन है। ठीक है, और आपको पता है कि आपके ब्रेन के इर्द गिर्द क्या होता है, सीएसएफ होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है, ऐसे ही होता है ना। अब क्या है कि फर्ज करो, ड्यू टू एनी रीजन, अभी हम रीजन पे नहीं जा रहे, इसको हम रीजन को पढ़ेंगे सीएनएस में। अब क्या होगा कि फर्ज करो कि अगर आपका जो सीएसएफ, ये इंट्रा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, अगर वो क्या है, ज्यादा हो गया, अगर वो ज्यादा हो गया है, तो उस ट्रीट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, हम मैनिटोल दे सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करता है, और क्या करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी ये कम करता है। ठीक हो गया, तो ये होगी दूसरी बात। अब उसके उसमें आगे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग हेड ट्रॉमा। आपने याद रखना है, जब भी हमें कोई सर पे चोट लगती है ना, जब भी सर पे चोट लगती है, तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। फिलहाल आपने सिर्फ इसका याद रखना है, मैनिटोल को हम ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं, आईसीपी के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा उसके अलावा इसमें हाँ, इसमें एक जो बात आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, उसको लिख लो, वो मैं रेड से लिख देता हूँ। और वो ये है कि जो मैनिटोल होती है ना, ये हमारी किडनी की गंद बला जो होता है, उसको साफ कर देती है। कैसे, फर्ज करो एक बंदा है, और उसका क्या हुआ, आरटी, उसका रोड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ कि उसमें कोई मसल था, वो टूट गया। मतलब क्या क्या हुई उसको, रेब्डोमायोलाइसिस रेब्डो रेब्डोमायोलाइसिस ठीक है, रेब्डोमायोलाइसिस हुई, उसका मसल टूटा। मसल टूटने से क्या रिलीज होगी, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन रिलीज होगी। अब हमने पढ़ा है कि मायोग्लोबिन इज वेरी नेफ्रोटॉक्सिक, ये तो किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। तो क्या होगा, जब मायोग्लोबिन आपकी किडनी में आएगी, तो ये तो किडनी को नुकसान पहुंचाएगी। हम मायोग्लोबिन को रिमूव करने के लिए क्या देंगे, मैनिटोल देंगे। हम एक रशियन गर्ल छोड़ देंगे, जो कि क्या करेगी आपके मायोग्लोबिन को अपने साथ अटैच कर, और क्या कर देगी, बाहर गटर में ले जाएगी। तो हम जो रेब्डोमायोलाइसिस में मायोग्लोबिन हमारी किडनी में जमा होती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय गिविंग मैनिटोल। उसके अलावा उसके अलावा फर्ज करो एक बंदा है, और उसको क्या है, उसको कोई भी डिजीज है, मतलब फर्ज करें उसमें ना हिमोलिसिस हो रही है, कि कोई भी वजह है, उसको सिकल सेल अनीमिया है, उसको डीआईसी है, उसको कोई भी डिजीज है, XYZ कोई भी डिजीज है। लेकिन उसका जो सेल, जो आरबीसीज है, वो टूट रहे हैं। ठीक है, हिमोलिसिस हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, उसके जो आरबीसीज हैं वो टूट रहे हैं। आरबीसीज क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जब आरबीसीज टूट रहे हैं, तो आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगी उसके ब्लड में। जब हीमोग्लोबिन होगी, तो हीमोग्लोबिन तो मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या है, आपकी किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। तो जब हीमोग्लोबिन आपकी किडनी में आएगी, तो वो तो खतरा है। तो फिर हम क्या देंगे, मैनिटोल देंगे, हम एक रशियन गर्ल छोड़ देंगे।
वो क्या करेगी, वो हीमोग्लोबिन को अपने साथ अटैच करेगी और क्या कर देगी, फ्लश अवे, ठीक है, गटर में ले जाएगी, ठीक है, कि भाईजान गटर के बैक्टीरिया से आप लड़ो। तो समझाने का मकसद ये था, अगर किसी बंदे के किडनी में मायोग्लोबिन जमा हो जाती है, किसी की किडनी में हीमोग्लोबिन जमा हो जाती है, तो उसको हम क्या देंगे, उसको मैनिटोल देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी और वो अपने साथ किसको बहा लेके जाएगी, उसको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को भी ले जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, आप अपनी बुक पे लिख लें, इसमें से एमसीक्यूज आता होता है। हम आगे चलते हैं। अब इसमें इसके अलावा कोई भी खास बात नहीं है क्लिनिकल यूज में। क्लिनिकल यूज इसके दो ही हैं ज्यादातर, ग्लूकोमा और आईसीपी है, लेकिन हम मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को फ्लश अवे करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी चार बातें हो चुकी हैं। उसके बाद इसका साइड इफेक्ट, ठीक है, तीन बातें हो चुकी हैं, चौथी बात ये है साइड इफेक्ट के, जो हमारा मैनिटोल है इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो साइड इफेक्ट इसका क्या है, सबसे पहला इसका आपने याद रखना है, सबसे पहला है जी इसका पल्मनरी, ठीक है, पल्मनरी एडीमा, ठीक है, पल्मनरी एडीमा। पल्मनरी एडीमा मैं आपको इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में बड़ा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि पल्मनरी एडीमा ये क्यों कॉज कराता है मैनिटोल, मैंने आपको थोड़ा सा उधर बताया भी था भाई, क्लिनिकल यूज रिपीट। ओके मैं बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये पल्मनरी एडीमा कॉज कराता है, इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है, ये हाइपोनेट्रीमिया। तो उसका मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूँ कि हमारा जो मैनिटोल होता है ये क्या करता है, ये सोडियम को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन इसमें हाइपोनेट्रीमिया इतना स्वेयर नहीं होता, इतना ज्यादा सोडियम लॉस नहीं होता, लेकिन होता है। तो इसलिए जो अगर काफी अरसे से मैनिटोल ले रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। उसके अलावा चूंकि मैनिटोल क्या है, एक ऑस्मोटिक डायरेटिक है, ये अपने साथ पानी को अटैच करता है। तो जब एक रशियन गर्ल एक मोहल्ले से गुजरेगी और अपने साथ सारे पानी को ले जाएगी, तो उस मोहल्ले में तो लड़कों की कमी हो जाएगी। तो मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, अगर आप पानी से इतना नहीं पीते और आप मैनिटोल यूज करते हो, तो आपको क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन भी कॉज कराता है और ये इसका बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है। आप अगर मैनिटोल किसी को देना है तो आपने कहना भाईजान पानी भी पीना है। ओके, हाइपर इधर हाइपर भी मेंशन है, हाँ, ये हाइपर और हाइपोनेट्रीमिया दोनों कराता है, लेकिन जहां से मैंने पढ़ा है ना उस बुक में ये लिखा है ये हाइपोनेट्रीमिया ही कॉज कराता है। हाइपर की मुझे भी समझ नहीं हाइपर क्यों करवाता है, लेकिन आपने यही याद रखना है कि ये हाइपोनेट्रीमिया कॉज कराता है, ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और बस इसमें यही बातें हैं। इसमें क्या है जी, सबसे पहले ये पल्मोनरी एडीमा कॉज कराता है, हाइपोनेट्रीमिया कॉज कराता है और डिहाइड्रेशन कॉज कराता है। अच्छा, इधर एक पॉइंट मिस हो गया है, दैट इज योर ड्रग ओवरडोज। फर्ज करें कि आप कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो गलती से कोई टैबलेट खा लेता है, ठीक है, वैसे तो हर टैबलेट का एक एंटीडोट होता है, ठीक है, हर टैबलेट का डिफरेंट होती है ड्रग। लेकिन अगर आप मैनिटोल दोगे तो क्या होगा, जो ड्रग की अगर उसको टॉक्सिसिटी हुई है, मतलब उसने ड्रग ज्यादा ले लिया डोज से, तो हम अगर जब उसको मैनिटोल देंगे तो वो क्या करेगी, वो मैनिटोल उसको जल्दी से एक्सक्रीट करा देगी। तो इसलिए हम जो अगर किसी बंदे को ड्रग ओवरडोज हो गया तो हम क्या करेंगे, हम उसको मैनिटोल देंगे, ताकि वो उससे क्या हो जाए, उसकी ड्रग की टॉक्सिसिटी कम हो जाए। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हर ड्रग की ना एंटीडोट डिफरेंट होता है। लेकिन मैनिटोल क्या है, हम उसको ना जल्दी से फ्लश कर सकते हैं, तो ये इतना कोई खास नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा नहीं आपने भूलना, सफेद मोतिये के लिए हम ये यूज करते हैं मैनिटोल। ओके, अब जरा मुझे शाबाश बता दें, आगे इसकी है कंट्राइंडिकेशन। हाँ, कंट्राइंडिकेशन रह गई है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं। कंट्राइंडिकेशन क्या है कि अगर किसी बंदे का दिल ही काम नहीं कर रहा, ठीक है, अगर किसी बंदे का दिल ही काम नहीं कर रहा, हार्ट फेल हो चुका है, तो उसको आप मेंटोल नहीं दोगे। उसके अलावा अगर कोई बंदा है और उसकी यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, एन यूरिया, तो उसको भी आप मेंटोल नहीं दोगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो इसमें इसका मैकेनिज्म है, कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं कि पल्मोनरी एडीमा कैसे कॉज करता है। देखो, पल्मोनरी एडीमा ये कैसे कॉज करता है, ये मैं आपको मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपको याद हो, पल्मोनरी एडीमा में क्या होता है कि जो आपका वो अपने एल्वोलाई है उसमें क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो क्या था कि फर्ज करें दिस इज एल्वोलाई, ऐसी है, एल्वोलाई होता है, और ये क्या होता है, हमारी कैपिलरी होती है, ऐसी है ना। फर्ज करो जब हम किसी बंदे को मैनिटोल देते हैं, जब मैनिटोल यहाँ पे जाएगा, एल्वोलाई में जब जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से ये वाटर को बहुत ज्यादा क्या कर लेता है, इंक्रीज अपने अट्रैक्ट कर। तो मैनिटोल तो एल्वोलाई में जमा होगा, लेकिन अपने साथ वाटर को भी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो आपकी एल्वोलाई है वो किससे भर जाएंगी, वो पानी वगैरह से भर जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जो साइड इफेक्ट होता है ना, इसका हमें क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं होता, पता होता। क्योंकि अगर हमें मैकेनिज्म साइड इफेक्ट का पता हो कि भाईजान ये साइड इफेक्ट क्यों करा रही है, तो उस साइड इफेक्ट को हम ठीक ना कर लें। साइड इफेक्ट का कभी भी आपको क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं पता होगा, आगे ऐसी ऐसी ड्रग्स हम पढ़ेंगे, आपको साइड इफेक्ट की कुछ समझ नहीं आएगी कि यार इसका क्या ताल्लुक है। क्यों, क्योंकि अगर ये हमें इसका मैकेनिज्म क्लियर कट पता हो तो वो हम ठीक ना कर लें,
तो साइड इफेक्ट का कभी भी मैकेनिज्म समझ हमें नहीं आ सकता, लेकिन जहां से मैंने पढ़ा उस वहां पे ये लिखा हुआ था कि ये जब ये मेंटोल उसमें एल्वेलाई में जाता है, जब हम ओवरडोज करते हैं मेंटोल की, तो तब ये पल्मोनरी एडीमा कॉज कराता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से गुजार रहा हूँ। जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें, इसका मैकेनिज्म है, इसका नाम है, ठीक है, ग्लूकोमा है, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज करता है। हार्ट फेलियर में फ्लूइड ज्यादा होता है, कम करने के लिए नहीं देंगे। डॉक्टर काशिफ आप सही कह रहे हो। जो हार्ट फेलियर है, देखो, अगर एक बंदे का दिल फेल हो चुका है तो उसको अडीमा होगा। जो अगर एक बंदे का दिल फेल हो चुका है तो वो सही तरह पंप नहीं करेगा, उसको पीडल अडीमा होगा, उसको एसाइटिस होगा, मतलब उसमें अडीमा होगा। तो अगर एक अडीमा है बंदे को, तो उसको अडीमा है, उसके अलावा अगर एक हार्ट फेल है और वो उसका जो दिल है वो सही तरह पंप नहीं कर पा रहा, मतलब कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो कम है, सर्कुलेटिंग ब्लड कम है और उसको अडीमा है, तो जब हम उसको मैनिटोल देंगे तो बेचारा सर्कुलेटिंग जो ब्लड था वो ऑलरेडी कम था, तो उसको हम और कम कर देंगे, तो हार्ट फेलियर के लिए खतरनाक होता है। सर ब्लड में भी तो मैनिटोल होगा ना सेम टाइम पे जब वो अडीमा करेगा। डॉक्टर मारिया, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई। एससीयू में एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो वही डॉक्टर जोहा वही बात बता रहा हूँ। देखो मैंने कहा है कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करता है, तो क्लिनिकल यूज में यही होगा ना कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है तो फिर हम मैनिटोल यूज करेंगे। मैंने कहा ये डिक्रीज करता है, इधर मैंने लिख देता हूँ, करता है, ठीक है, करता है। तो अगर इंक्रीज होगा तो फिर ही हम देंगे ना क्लिनिकल यूज में। समझ आइए बात की। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम कम करता है, लेकिन अगर इंक्रीज होगा फिर ही हम देंगे। चले ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा मैनिटोल, आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ चुकी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है तो इसको आपने समझ लेना है, लेकिन इसको आपने याद कैसे रखना है कि एक बड़ी प्यारी रशियन लड़की है और जहां से वो गुजरती है अपने पानी को साथ साथ अट्रैक्ट करती रहती है। दैट इज योर पीसीटी, ठीक है, असीटाजोलामाइड। ठीक है, असीटाजोलामाइड क्या होता है? तो असीटाजोलामाइड क्या है? एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, फर्ज करें कि ये क्या है, आपका पीसीटी सेल है, ठीक है, ये क्या है, आपका पीसीटी सेल है, ठीक है, पीसीटी सेल है, और ये पीसीटी सेल है। और अब हम इसमें सीखते हैं कि पीसीटी सेल में चल क्या रहा होता है। तो सबसे पहले अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, उसको आपने बुक पे लाजमी लिखना है। जो आपका पीसीटी सेल होता है, पीसीटी सेल मतलब प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल के सेल है, वो किस तरह के होते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यार जो आपकी ल्यूमन वाली साइड होती है वो कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? एपिकल सर्फेस होती है। उसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? बेजोलेटरल, ठीक है, बेजोलेटरल सर्फेस, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। जो हमारे पीसीटी सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे एक चैनल लगा होता है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक चैनल लगाया है जो क्या करता है, जो सोडियम को अंदर लेके आता है, ठीक है, जो सोडियम को अंदर लेके आता है और क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। ऐसे ही है, जो हमारे पीसीटी सेल होते हैं वहां पे एक चैनल लगा होता है जो एटीपी पे काम करता है और सोडियम को अंदर लेके आता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। ये क्या है? आपका ल्यूमेन है, मतलब यहाँ पे आपका यूरिन पड़ा हुआ है, ठीक है, जो यूरिन बन रहा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, जो यूरिन में बाइकार्बोनेट्स होंगे, ठीक है, जो यूरिन में बाइकार्बोनेट्स होंगे, इसको मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था, इसलिए सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो जो बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन उसके साथ अपने साथ अटैच करेगा, उससे क्या होगा, जब हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा। by the help of which enzyme? By the help of carbonic anhydrase, by the help of carbonic anhydrase। जब ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा, किस किस में टूटेगा? आपकी CO2 प्लस वाटर, ठीक है, CO2 और वाटर में टूटेगा। अब ये जो CO2 और वाटर है ये दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। जब ये दोबारा सेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका CO2 है, ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे बाय द हेल्प ऑफ अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो क्या बनेगा आपका? अगेन वही बनेगा, और एंड प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट। ऐसे ही है। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो चुप करके पतली गली से बाहर निकल जाएगा, यूरिन में वापस चला जाएगा, लेकिन जो बाइकार्बोनेट है ये वापस चला जाएगा आपके ब्लड में, ठीक है, वापस चला जाएगा ब्लड में। तो अगर आप गौर करें तो हुआ क्या है, जो बाइकार्बोनेट यूरिन में था वो कहाँ पे आ गया है? हमारे ब्लड में आ गया है। तो इस तरह हमारे जो पीसीटी सेल्स हैं बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं, बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं। अब आपने क्या किया, अब आप माशाल्लाह बड़े सियाने बने, और आपने क्या किया, आपने ये जो एंजाइम था, ठीक है, ये जो एंजाइम था, कौन सा एंजाइम? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपने क्या किया, आपने उसको क्या दिया? आपने उसको दिया असीटाजोलामाइड। आपने जब उसको असीटाजोलामाइड दिया तो क्या हुआ, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये आपने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, हमारे जो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहे थे वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे बाइकार्बोनेट्स कहाँ पे चले जाएंगे? गटर में चले जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि हमारे जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर आप बॉडी से बाइकार्बोनेट को बाहर निकालना चाहते हो तो आप चुप करके क्या दे दोगे? उसको असीटाजोलामाइड दे दोगे, ठीक है। अब आपके जेहन में आ रहा है कि यार हम क्यों चाहेंगे कि हम बाइकार्बोनेट्स को बाहर निकालें? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यार अगर आप नारायण का गान जाते हो,
अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड क्या हो जाती है, सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, तो आप क्या दोगे, आप सीटाजोलामाइड दोगे। इसके क्लिनिकल यूज की हम बात बाद में करते हैं, पहले आप एक और कंसेप्ट सीखो कि जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये और कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पीसीटी सेल्स होते हैं, जो हमारे पीसीटी सेल्स होते हैं, और आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, जो एपिकल सरफेस होती है ना, इसका ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है, यहाँ पे ना इस तरह इसका ब्रश बॉर्डर होता है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि यार किडनी में जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो कहाँ पे होता है, तो आपने कहना है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर ऑफ पीसीटी, ब्रश बॉर्डर ऑफ पीसीटी। ये जो ब्रश बॉर्डर है ये एपिथीलियम का बना होता है, ठीक है, एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम। तो जो ब्रश बॉर्डर ऑफ पीसीटी है उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, जो कि क्या करता है, बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब कराता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमने बात नहीं पहले पढ़ी थी हम वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये हो गया कि हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है ब्रश बॉर्डर में, ठीक है, कहाँ पे होता है, ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर ऑफ पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल का जो ब्रश बॉर्डर है वहां पे ये होता है। दूसरी बात, और कहाँ पे होता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है, तो जो दूसरी बात जो हमारे मुतल्लिक है वो ये है कि जो हमारा ये कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन वस्कुलर ट्यूनिक ऑफ आई। अब ये क्या बुला है, देखो, फर्ज करो ये आपकी क्या है, आंख है, ठीक है, ये क्या है, आंख है, और ये उस कहाँ गई, हाँ, ये आंख है, और ये क्या है उसका वो आगे कोर्निया वाला हिस्सा है। यहाँ पे कुछ ना वेसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे वेसल्स होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वस्कुलर, ठीक है, वस्कुलर ट्यूनिक, ठीक है, वस्कुलर ट्यूनिक कहते हैं। और इन वस्कुलर ट्यूनिक में एक एपिथेलियल होता है जिसमें क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। आपने वस्कुलर ट्यूनिक सिर्फ याद रखना है कि जो आंख में एक वेसल्स होती हैं उसका जो एपिथेलियम होता है उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी होती है माशाल्लाह क्या होती है, सीलरी बॉडीज, ठीक है, क्या होती है, सीलरी बॉडीज होती हैं, क्या होती है, सीलरी बॉडीज। और आप माशाल्लाह बड़े लावे बैठे हो, सीलरी बॉडीज क्या बनाती हैं, सीलरी बॉडीज क्या पैदा करती हैं, एक्वस ह्यूमर पैदा करती हैं, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। अब आप सारे माशाल्लाह परेशान हो गए हो कि यार हम पर डायरेटिक्स रहे हैं और हम आंख पे कहाँ पहुंच गए हैं। तो इसको गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना, जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, इधर मैं लिखता हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आईज, ठीक है, इसको सिर्फ ये कहना है कि आंखों में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है, किस कैसे हेल्प करता है, हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, ये बाइकार्बोनेट को, ठीक है, बाइकार्बोनेट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, बाइकार्बोनेट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से बाइकार्बोनेट को उठाता है और किसमें डाल देता है, एक्वस ह्यूमर में, ठीक है, एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर में ये डाल देता है। दोबारा सुने, जो बाइकार्बोनेट है ब्लड से उठाता है और किसमें डाल देता है, एक्वस ह्यूमर में उसको डाल देता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट डालता है। कहाँ पे होता है, आंखों में होता है। कहाँ पे, आंखों पे कहाँ पे होता है, वस्कुलर ट्यूनिक में होता है। ओके, अब ये तो हो गया क्लियर। अब आपने क्या याद रखना है, जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है, इधर लिख लें, जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट होगा उतना ज्यादा एक्वस ह्यूमर बनेगा, जितना ज्यादा ह्यूमर बनेगा, एक्वस ह्यूमर बनेगा। अब दो ड्रग्स लिखे, दो ड्रग्स कौन सी हैं, दैट इज योर ब्रिंजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, असीटाजोलामाइड तो हम यूज करते ही करते हैं ना, लेकिन कतरे मिलते हैं पाकिस्तान में, इसके कतरे मिलते हैं, ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स मिलते हैं, और एक का नाम क्या है, दैट इज योर ब्रिंजोलामाइड, ठीक है, ब्रिंजोलामाइड। प्लस इसके साथ और क्या है, दैट इज योर डोरजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, ये आपके फर्स्ट एड पे नहीं लिखा हुआ, डोरजोलामाइड, ये दो ड्रग्स हैं। इन दोनों ड्रग्स को हम कैसे यूज करते हैं, इन दोनों ड्रग्स को हम यूज करते हैं टॉपिकली, टॉपिकली का तो पता है ना कि आंखों में कतरे डालते हैं। अब ये होता क्या है, ये दोनों क्या है, दे बोथ आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब मुझे जरा शाबाश बताएं, मैं आप देखना चाहता हूं कि आपको समझ आई है या नहीं। अगर मैं डोरजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड, ठीक है, डोरजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड का क्या करता हूँ, डोरजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड का किसी में कतरा डालता हूँ, तो मुझे बताएं क्या उसका एक्वस ह्यूमर ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, जी, डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं जी एक्वस ह्यूमर इंक्रीज हो जाएगा, डॉक्टर अदनान कह रहे हैं कम हो जाएगा, डॉक्टर जबी कह रहे हैं ज्यादा हो जाएगा। ये तो सारा आप बट गए आपस में। डॉक्टर समीना कह रही है कम हो जाएगा, डॉक्टर एमन आबिद कह रही है ज्यादा हो जाएगा। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ, इससे पहले कि आप कोई अपनी इजाद निकाल लें मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्ज करो जो आप देखो, मैंने ये कहा कि आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस आंखों में होता है ना, ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट को ब्लड से उठाता है, एक्वस ह्यूमर में डाल देता है। और जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट होगा उतना ज्यादा एक्वस ह्यूमर का प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एक्वस ह्यूमर ज्यादा होगा। तो अब जरा मुझे बताएं कि अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर रहा हूँ,
अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर रहा हूँ, अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा बाइकार्बोनेट ब्लड से एक्वस ह्यूमर में कम आएगा। जब ब्लड से एक्वस ह्यूमर में कम आएगा तो एक्वस ह्यूमर भी कम बनेगा। जब एक्वस ह्यूमर भी कम बनेगा तो क्या होगा, मैं ग्लूकोमा को ठीक कर सकता हूँ। तो ये जो दो ड्रग जो आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, इसको हम यूज करते हैं टू ट्रीट सफेद मोतिया। ग्लूकोमा को यूज ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। कैसे, क्यों क्यों देते हैं, क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि आंखों में होता है उसको इनहिबिट कर देता है। उससे क्या होता है, बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड से निकल के एक्वस ह्यूमर में नहीं आ पाता, जिससे क्या होता है कि हमारा ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, एक्वस ह्यूमर कम बनता है। अब मुझे बताएं कि किस किस को कंफ्यूजन है, किस किस को बात समझ नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट बात है और बुक पे नहीं लिखी हुई। जल्दी बताएं। डॉक्टर काशिफ को क्लियर हो गया, बाकी भी बताएं, शाबाश, बता दें यार, कोई झगड़ा चल रहा है मेरा। जल्दी बताएं, जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी। डॉक्टर तलहा वलीद कह रहे हैं कि आ गई है समझ, डॉक्टर समीना को भी समझ आ गई है। ओके जी, ये बात आपने सारी इसको लिख लेना है, ठीक है। डॉक्टर अक्सा कह रही हैं थोड़ा रिपीट कर दें। ओके डॉक्टर अक्सा, मैंने ये बताया, मैं आपको खुलासा बताता हूँ। मैंने आपको खुलासा इसका ये बताता हूँ। जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, ये कहाँ पे होता है, जो आंखों की वेसल्स है ना, आप सिंपल याद रखिए, जो आंखों की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है, उसमें होता है। उसको हम कहते हैं वस्कुलर ट्यूनिक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर ट्यूनिक है, उसमें ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने क्या करना होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने हमारे पास बाइकार्बोनेट को पकड़ना है, ठीक है, और किस में डाल देना है, ब्लड से लेके किस में डाल देना है, एक्वस ह्यूमर में डाल देना है। अब एक रूल याद रखें कि जब बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा तो एक्वस ह्यूमर भी ज्यादा होगा। जाहिर बात है कि अगर मैं नमक को ज्यादा कर दूंगा तो जो मेरा सोल्यूशन होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर एक्वस ह्यूमर में बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी चालाकी खेलते हैं। हम ना आंखों में दो कतरे डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। ये क्या है, इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं, ये कतरे हैं। इसको हम जब आंखों में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देते हैं। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट हो जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, जो आपका बाइकार्बोनेट था, जो बाइकार्बोनेट किस में था, ब्लड में था, जो बाइकार्बोनेट किस में था, ब्लड में, वो आपके वो आपके एक्वस ह्यूमर में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भेजने वाला कौन था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो हमने ये जब ये ब्लॉक किया तो ये सारा प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाएगा। जब ये भी ब्लॉक होगा तो क्या होगा, आपका एक्वस ह्यूमर कम होगा, ठीक है, आपका एक्वस ह्यूमर का प्रेशर कम होगा, आपका एक्वस ह्यूमर कम बनेगा। जब एक्वस ह्यूमर कम बनेगा तो मुझे बताएं, ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोमा होता है, जो सफेद मोतिया होता है, उसमें आपका जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो ज्यादा वो होता है। क्यों, क्योंकि आपका एक्वस ह्यूमर ज्यादा होता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो जब आप किसी बंदे को क्या दोगे, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड दोगे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एक्वस ह्यूमर, उसका ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, इसको आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अगर आपको ये मैकेनिज्म नहीं समझ आया, सिर्फ आप ये याद रखने कि ये जो असीटाजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड डोरजोलामाइड है, इसके हम कतरे डालते हैं आंखों में, जिससे क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट होता है तो क्या होता है, हम सफेद मोती को ठीक कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्वस ह्यूमर या फिर बाय डिक्रीजिंग इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। सिंपल सी बात है। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार चलो, आंखों को भी हमने ठीक कर लिया। अब अगर किसी बंदे का दिमाग ही ठीक नहीं है तो फिर हम उसको क्या करें, तो पहले हम दिमाग को ठीक करते हैं, फिर हम बाकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स कितने माशाल्लाह वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं। सर ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस एसिटाजोलामाइड होगी या मेंटोल होगी, दोनों ही नहीं है, ठीक है। ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस है वो और है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, उसमें जनरल फार्माकोलॉजी में है ये, और एट्रोपिन वगैरह को भी हम ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है इसमें। जी ब्रेन के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, चार होते हैं, पक्की बात है। ओके ओके ओके, चार ही होते हैं, ओके। अच्छा, वेंट्रिकल्स को छोड़ो, बात आप ये बात जो सुनने वाली वो ये है, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सीएसएफ होता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कोई बंदा बता सकता है एक्सीलेंट सा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सी चीज कौन बनाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। जी एनीवन जिसने न्यूरोलॉजी पढ़ी हो बहुत अच्छे से, सीएसएफ कौन बनाता है। अच्छा, तो इसको आपने याद रखना है। यस डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट, शाबाश। हमारे पास क्या होता है, क्रोइड प्लेक्सिस होता है, ठीक है, क्रोइड प्लेक्सिस, इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस क्या बनाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है, मेनिंजियल स्पेस नहीं बनाती, क्रोइड प्लेक्सिस बनाती है। ये एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट कि सीएसएफ कौन बनाता है, तो क्रोइड प्लेक्सिस जो होता है वो सीएसएफ बनाता है। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना,
इसका ताल्लुक क्या है, देखो इसमें भी आपने ये याद रखना है कि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें होते हैं एक स्पेशल किस्म के एपिथेलियल सेल्स। और उन एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। और ये सेम वही काम करता है, ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट को ब्लड से उठाता है। ठीक है, ब्लड से उठाता है और किस में डाल देता है, सीएसएफ में डाल देता है। ब्लड बाइकार्बोनेट को ब्लड से उठाता है और किस में डाल देता है, सीएसएफ में डाल देता है। अब होता क्या है, हम बड़ी चालाकी खेलते हैं। हम क्या करते हैं, हम फर्ज करो हम मरीज को देते हैं असीटाजोलामाइड, ठीक है, असीटाजोलामाइड, ठीक है, हम क्या देते हैं, असीटाजोलामाइड या कोई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देते हैं। जिससे क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ये नहीं होगा, जो हमारे बाइकार्बोनेट ब्लड से सीएसएफ में नहीं जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सीएसएफ का प्रेशर है वो कम कर सकते हैं। तो अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है, तो बाय गिविंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वी कैन रिड्यूस इट। तो हम जो सीएसएफ का प्रेशर है या इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। देखो, जब भी किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है ना, आपने एक मूवी देखी होगी, तेरे नाम मूवी है, उसमें वो सलमान खान को ट्रेन के साथ मारते हैं। तो उसमें अगर आपको हेड ट्रॉमा होता है तो उससे क्या होता है, आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कि क्यों होता है, इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि जब हम कोई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, हमारा बाइकार्बोनेट ब्लड से निकल के सीएसएफ में नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर हमारे पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय गिविंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। और ये एक्स्ट्रा बातें थी, ठीक है। अब इन दो बातों में जो मैंने ग्रीन से लिखी है, इसमें मैंने सिर्फ आपको दो बातें बताई हैं कि अगर आप कतरे कतरे भी डालोगे किसके, ब्रिंजोलामाइड या डोरजोलामाइड के, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्लूकोमा को ट्रीट कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप असीटाजोलामाइड या कार्बोनिक एनहाइड्रेज को यूज कर सकते हो टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। अब ये भी हो गया। अब हम इसके क्लिनिकल यूज पे आते हैं कि यार हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। मैंने आपको एक बड़ी दफा ये बात पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा था अगर आप कराची रहते हैं और अगर आप नारायण का गांव जाते हैं, बाबू सर टॉप जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, तो आप अपने साथ क्या लेके जाएं, अपने साथ असीटाजोलामाइड लेके जाएं। क्यों लेके जाएं, देखो इसको हम समझते हैं। फर्ज करो आप कराची रहते हैं, आप सी लेवल पे रहते हैं, आपको ऑक्सीजन सही मिलती रहती है। लेकिन माशाल्लाह आप चले गए स्कर्दू, फ्लाइट पकड़ी और स्कर्दू। स्कर्दू क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे है। या फिर आप के टू पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, या कोई कोई पहाड़ी है काफी बुलंद और उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जब आप थोड़ा सा हाइट पे जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। ठीक है, आपकी क्योंकि हाइट पे आपको पता है ऑक्सीजन की कमी होती है। जब आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आप जल्दी जल्दी सांसें लोगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी से सांसें लोगे, आप क्या करोगे, हाइपर वेंटिलेट करोगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है और उस ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए आप क्या करोगे, हाइपर वेंटिलेट करोगे। जब आप हाइपर वेंटिलेट करोगे तो क्या होगा, आप गलती से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रिमूव कर बैठोगे। मतलब कि जब आप ज्यादा सांस लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, हर सांस से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिडिक है, हम पढ़ चुके हैं एसिडिक है। जब आप बॉडी में एसिड एसिड को रिमूव कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा रेस्पायरेटरी 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 अल्कलोसिस। अब रेस्पायरेटरी जब अल्कलोसिस होगी तो आपको क्या हो जाएगा, आपको नोजिया शुरू हो जाएगा, आपको उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, आपका सर दर्द होगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी अल्कोसिस क्या है, ये सारी सिम्टम्स हैं। अब आप कहते हो कि यार अब मैं क्या करूं, तो आप उसको दोगे असीटाजोलामाइड। असीटाजोलामाइड क्यों दोगे, देखो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप उसको असीटाजोलामाइड दोगे तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये इनहिबिट हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये इनहिबिट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो गटर में जाना शुरू हो जाएगा। बाइकार्बोनेट जो कि एक बेसिक है, जो कि एक बेस है, जब हम बेस को बॉडी से गटर में भेज रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी जो हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, देखो हमारा जो पीएच है, अल्कलोसिस का मतलब क्या था कि हमारी जो पीएच है वो 7.4 से क्या है, ज्यादा है, 7.4 से ज्यादा है। जब हम बाइकार्बोनेट को बॉडी से बाहर निकालेंगे बाय गिविंग असीटाजोलामाइड, तो हम जो ये 7.4 है इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ लेके आ सकते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको नहीं भूलना कि असीटाजोलामाइड को हम यूज करते हैं टू ट्रीट हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। पहली बात होगी, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को हम यूज करते हैं। इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने ये स्पीड से पढ़ाया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया कि इसके हाई एल्टीट्यूड वाला भी हो गया। उसके अलावा इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ग्लूकोमा के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोमा अगर किसी बंदे को क्या है, सफेद मोतिया है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या होगा,
ग्लूकोमा भी हो गया। उसके अलावा अगर किसी बंदे का CSF ज्यादा है, मतलब उसको कोई हेड इंजरी हुई है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी हम क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव असीटाजोलामाइड। लेकिन एक बात ना आपने याद रखनी है। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि इसको हम डायूरेटिक क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो हमने सिर्फ बाइकार्बोनेट का पढ़ा है, ये वाटर वाटर को कैसे कर रहा है? एनीवन कोई बता सकता है कि ये वाटर को किस तरह, मतलब वाटर क्यों नहीं, हमारा वाटर क्यों जाया हो रहा है? अभी तक तो सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि यार जो हमारे बाइकार्बोनेट है वो जाया हो रहे हैं, तो इसको हम डायूरेटिक फिर क्यों कह रहे हैं? जी जी डॉक्टर काशिफ, मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप आंसर कर पाएंगे कि इसको हम डायूरेटिक क्यों कहते हैं। खैर आप सोचे, मैं हम आगे चलता हूँ, गूगल भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, CSF भी समझ आ गया आपको, और ये ग्लूकोमा भी समझ आ चुका है। और ग्लूकोमा में वो सेम सारे वही बातें हैं। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट क्या है? ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है? जो ये असीटाजोलामाइड है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये क्या करता है, ये CS मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देता है। ये क्या कॉज कराता है? मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करवा सकता है। उसके अलावा ये क्या कॉज कराता है? RTA टाइप 2, मतलब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अब सिर्फ बताऊंगा कि RTA टाइप 2 जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 है, ये वो भी कॉज करा सकता है। उसके अलावा और ये क्या कॉज कराता है? पैरास्थीसिस, मतलब कि अगर कोई बंदा बहुत देर से सीटाजोलामाइड ले रहा है ना, तो उसको ऐसा लगेगा यार सुइयां चुभ रही हैं, ठीक है, काफी ज्यादा सुइयां चुभ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरास्थीसिस। पैरास्थीसिस किसको कहते हैं? सुइयों का चुभना, नीडल्स, इस तरह लगता है कि हर जगह पे नीडल से प्रिक किया जा रहा है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, और ये क्या कॉज कराता है? NH3 टॉक्सिसिटी। ये क्या कॉज कराता है? NH3 टॉक्सिसिटी, अमोनिया की ये क्या कराता है? टॉक्सिसिटी कॉज कराता है। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब देखो, जो आपका अमोनिया टॉक्सिसिटी है ना, जो आपका ये असीटाजोलामाइड है ना, ये अमोनिया की प्रोडक्शन को कम कर देता है। जो आपका असीटाजोलामाइड है, असीटाजोलामाइड, ये आपकी अमोनिया की प्रोडक्शन को कम कर दे, अमोनिया की एक्सक्रीशन को कम कर देता है, अमोनिया की एक्सक्रीशन को कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड में अमोनिया ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको मैं अभी दोबारा भी बताता हूँ, ये अमोनिया वाले पॉइंट को। और इसमें बाकी उसने लिखा हुआ है कि फॉस्फेट और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देता है। और बाकी कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कॉज कराता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, इसके दो रीजन है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। एक तो जो हमारा असीटाजोलामाइड है, ये क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। जिससे क्या होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट यूरिन में ज्यादा हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब वो ये दोनों यूरिन में ज्यादा होंगे तो क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बनेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बनेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जो आपके कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स है, ये कब बनते हैं, कौन सी पीएच पे बनते हैं? तो डॉक्टर निमरा जफर ने क्वेश्चन भी किया था जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं, ये कब बनते हैं? तो जब आपने याद रखना है, जब आपके यूरिन की पीएच ज्यादा होती है ना, जब आपके यूरिन की पीएच ज्यादा होती है, तब आपके कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनते हैं। तो आपने क्या याद रखना है? जब हम असीटाजोलामाइड देंगे तो आपके यूरिन की पीएच ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका बाइकार्बोनेट यूरिन में है, तो उससे क्या होगा कि आपके कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनेंगे। तो असीटाजोलामाइड का क्या है, ये एक साइड इफेक्ट है। उसके अलावा सल्फा एलर्जी है, इसको हम पढ़ते हैं सल्फानमाइड ड्रग्स कौन सी होती हैं। उसके अलावा है जी बस इसमें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हो गया, और बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं लिखी हुई। इसके अलावा हाँ, इसमें इसकी कंट्रा इंडिकेशन याद रख लें कि इसको हमने कब कम नहीं देना। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि लिवर सिरोसिस, अगर किसी बंदे का लिवर खराब है, ठीक है, लिवर सिरोसिस हो चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिवर में अमोनिया वगैरह और ये सारे यूरिया प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? यूरिया में। तो जब लिवर ही खराब हो चुका है, तो पहले ही हमारा जो अमोनिया वो ज्यादा होगा। ठीक है, पहले ही जो लिवर है वो अमोनिया उसमें ज्यादा होगा, और अमोनिया हमारा सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा होगा। देखो आपको पता होना चाहिए, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूरिक एसिड में, और देन उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और यूरिया को फिर बाहर यूरिन के रास्ते बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे का लिवर सिरोसिस है, उसका लिवर ही खराब हो चुका है, तो क्या होगा कि उसमें जो अमोनिया है, ठीक है, जो उसमें अमोनिया है वो सही तरह एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। तो जब एक बंदे का पहले लिवर खराब है और आपने उसको क्या दे दिया? आपने उसको सीटाजोलामाइड दे दिया। तो जब उसका पहले लिवर खराब है, तो उसमें अमोनिया की हाइपर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कभी भी लिवर के मरीज को, लिवर अगर सिरोसिस है, तो उसमें आपने सीटाजोलामाइड यूज नहीं करना। अगर आप करोगे तो उसको क्या हो जाएगी? अमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसके अलावा अगर लिवर डैमेज है या उसमें भी आपने ये यूज नहीं करना। उसके अलावा बस इसमें यही बात लिखी हुई है। और हाइपर जो अमोनिया है, ठीक है, हाइपर अमोनिया ये क्या कॉज कराता है? इसमें आगे लिख लें, अगर आपके ब्लड में अमोनिया ज्यादा हो जाता है ना, तो आपको ये क्या कॉज कराता है? हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, हिपैटिक
इंसेफेलोपैथी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कॉज कराता है। ओके, उसके बाद इसके हाँ, इसमें एक और पॉइंट लिख लें कि आप जो ये है असीटाजोलामाइड ये कब देंगे। तो आपने याद रखना है, ये जो आपका असीटाजोलामाइड है ना, इट इज वेरी पुअर डायरेटिक। ये ना डायूरेसिस बहुत काम कराता है, ये इतना ज्यादा वाटर को नहीं करता। ये जिस तरह हमारे बाकी डायूरेटिक्स है ना, ये इतना ज्यादा वाटर को रिमूव नहीं करता। तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जब भी क्या हो, किसी मरीज को क्या हो, अल्कलोसिस हो। ठीक है, किस मरीज को क्या हो, अल्कलोसिस हो, प्लस उसको अडीमा भी हो। ठीक है, उसको क्या हो, अडीमा भी हो। अगर एक बंदा है उसको अल्कलोसिस है और उसके साथ उसको अडीमा भी है, तो फिर ही आपने असीटाजोलामाइड की तरफ जाना है। वरना अगर सिर्फ उसको अडीमा है तो फिर हमारे पास और बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन अगर उसके साथ उसको अल्कलोसिस है और उसके साथ अडीमा है, तो अगर दोनों कॉम्बिनेशन में, देन आपने असीटाजोलामाइड यूज करनी है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप अपनी बुक पे लिख लें कि जो असीटाजोलामाइड है इसको हम कब यूज करते हैं कि अगर मरीज को अडीमा भी हो, उसके साथ अल्कलोसिस भी हो।